मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। और इसी के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे आरबीआई का परिचय और आरबीआई के कार्य और मुद्रास्फीति में। इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, मुद्रास्फीति जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आपको अगर कुछ जानना है तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, आरबीआई का एक हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। 1937 में इसका मुख्यालय जो है कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया। पहले कोलकाता में था, अब मुंबई ये शिफ्ट हो चुका है और वर्तमान में मुंबई में ही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। आरबीआई में 6 अंग्रेजों का पैसा था, उनका पैसा वापस करने के पश्चात राष्ट्रीयकरण किया गया। वास्तव में जब आरबीआई की स्थापना की गई तो 6 अंग्रेज थे जिन्होंने अपना पैसा लगाया था और आरबीआई का फाउंड किया था, मतलब आरबीआई की स्थापना की थी। ठीक। और उसके बाद में जब ये 1949 को क्या किया गया कि इन अंग्रेज़ों का पैसा इनको वापस लौटाया गया और भारत ने अपने अंडर में इसको ले लिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण हो चुका। ठीक है। प्रथम गवर्नर जो है ओसबर्न स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय अगर गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख जी भारत मतलब आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर। अब थोड़ा सा आरबीआई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें एक डिप्टी गवर्नर होता है, सॉरी एक गवर्नर होता है, 4 इसमें डिप्टी गवर्नर, 4 इसमें क्षेत्रीय कार्यालय के प्रधान, 10 सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक होते हैं और 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। तो एक प्रकार से ये 21 सदस्यीय बोर्ड होता है। 1 + 4 + 4 + 10 + 2, अगर इसका पूरा टोटल करोगे तो 21 होता है। तो यह 21 सदस्यीय बोर्ड है जिसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय कार्यालय का प्रधान, 10 सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक और 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। कब से कब? 1 जुलाई से 30 जून। मान लो 1 जुलाई 2023 से, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, इस तरीके से इसका एक वित्तीय वर्ष होता है। ठीक। आरबीआई के कार्य क्या होते हैं? घरेलू कार्य करता है ये और विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए कार्य। अब घरेलू कार्य कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो मौद्रिक नीति जारी करता है। अब आगे हम जानेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है। इसके अलावा मुद्रा छापने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का होता है। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध बनाना। बहुत सारी जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनसे संबंध कौन बनाता है? भारत के बिहाफ में, भारत सरकार की गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। ठीक। इसके अलावा मुद्रा की जो माप होती है वो भी कौन तय करता है? आरबीआई तय करती है। ठीक। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय, ठीक है, जो मुद्रा एक्सचेंज होती है, विनिमय होती है, उसमें भी आरबीआई ही काम करता है। ठीक। विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए कार्य और विदेशी मुद्रा का भंडारण करना, ये काम जो है सारे के सारे कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि मौद्रिक प्रणाली या मौद्रिक नीति क्या होती है। सबसे पहले मौद्रिक प्रणाली को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो आपका सेंट्रल बैंक है, द बैंक ऑफ ऑल, मतलब फादर्स ऑफ ऑल बैंक कह लो तो कौन है? वो आरबीआई है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। बाकी छोटे छोटे बैंक हैं जो इसके अंडर में काम करते हैं, है ना, मतलब ये हेड बॉस है जो इन सब पर नियंत्रण रखता है, छोटे छोटे बैंकों पर। तो क्या होगा कि जो आरबीआई है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जो कस्टमर है, कस्टमर पहले बैंक में पैसा जमा करेगा और ये बैंक टू बैंक से होते हुए फिर ये आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई फिर इन्हीं बैंकों के माध्यम से कस्टमर तक पैसा को पहुँचाती है। तो कुल मिला के एक सर्कल जैसा एक बन जाता है, मतलब एक प्रकार का साइकिल काम करता है। अब मौद्रिक नीति, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, ये एक्चुअल में होती क्या है? एक्चुअल में ये आरबीआई ही इसको जारी करता है। ठीक है। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समग्र मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा ब्याज दरों में संशोधन और रिजर्व आवश्यकताओं को परिवर्तन करने जैसी रणनीतियों को अपनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का एक समूह होता है। तो मौद्रिक नीति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मौद्रिक नीति क्या क्या काम करेगी? एक तो समग्र मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा ब्याज दरों में संशोधन और रिजर्व आवश्यकताओं में परिवर्तन जैसी रणनीतियों को अपनाने का काम कौन करता है? ये मौद्रिक नीति के तहत ही किया जाता है। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति को जारी किया जाता है। साख, जिसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं, ठीक है, क्रेडिट का मतलब ये होता है नगद, है ना, साख इसको क्रेडिट या इसी को नगद भी कहते हैं, का विनियमन, इसका जो क्रेडिट होती है उसका विनियमन करने का जो काम होता है वो भी कौन करता है?
आपकी आरबीआई करती है। अर्थात अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार बाजार में नगद को बढ़ावा देना या घटाना, मतलब साख कितना बढ़ाना है मार्केट में और कितना घटाना है, ये इस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कौन करता है, आरबीआई करती है। क्योंकि आप आवश्यकता से ज़्यादा भी नगद बाजार में नहीं दे सकते और आवश्यकता से कम भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों ही हालत में जो है आपकी अर्थव्यवस्था पंगु हो सकती है, लड़खड़ा सकती है। अब देख लेते हैं बाजार में साख या नगद की मात्रा पर मात्रात्मक उपाय। अब कुछ उपाय भी किए जाते हैं बाजार में साख या नगद की मात्रा पर, मात्रात्मक उपाय यानी मात्रा के आधार पर, जबकि इसके लिए कुछ गुणात्मक उपाय भी किए जाते हैं। बाजार में साख की दिशा में कुछ गुणात्मक प्रयास भी किए जाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जो मात्रात्मक उपाय हैं वो कैसे किए जाते हैं और इसके 7 प्रकार होते हैं। एक पहला होता है बैंक रेट। अब मैं यहाँ से जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बड़े काम की चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है बैंक रेट, दूसरा होता है CRR, उसके बाद होता है RR, फिर SLR होता है, फिर RRR जिसको हम लोग ट्रिपल R कहते हैं, ठीक है, वाली ट्रिपल R नहीं, ये अपना मौद्रिक नीति में ट्रिपल R है, MSF, और इसके अलावा होता है OMO, ठीक। तो ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत शामिल हैं और ये मात्रात्मक रूप से काम करते हैं, ठीक है। इन सब को बढ़ाएंगे तो साख मतलब नगद घटेगी, ठीक है। अगर एक को बढ़ाओगे, इनको बढ़ाओगे तो जो नगद है वो घटेगा, साख घटेगी। अगर आप इनको घटाओगे तो साख बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इन टूल्स का विपरीत होता है साख या नगद। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक रेट क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में बैंक दर कहते हैं, ठीक है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। यह दंडात्मक होता है, ठीक है, दंडात्मक ब्याज दर। यानी क्या लिखा है, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है। सबसे बड़ा बैंक, अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब ये हो गया, मान लो आरबीआई, हेड बॉस कौन है, बाप कौन है, आरबीआई है, फादर कौन है, आरबीआई, दादाजी कौन, आरबीआई, ठीक। अब ये बैंक को क्या देगा, साख या नगद देगा, ठीक है। बहुत सारे बैंक होंगे, एक ही बैंक होगा नहीं, एसबीआई होगा, सीबीआई होगा, है ना, यूनियन बैंक होगा, बहुत सारे, और फलाना ठिकाना बहुत सारे बैंक होंगे। तो सबसे पहले साख इनको भेजेगा और ये साख कहाँ डालेंगे, मार्केट में या कस्टमर तक पहुँचाएंगे। जब कस्टमर के हाथ में पैसा आएगा तो वो मांग करेगा और मांग के हिसाब से पूर्ति होगी तो पूरा सिस्टम काम करेगा। तो वर्तमान में कितना परसेंट है, 6.75% है क्या, बैंक दर, जिसको हम लोग बैंक रेट भी कहते हैं। इसके अलावा है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, या इसी को नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। अब ये क्या बला है इसको भी समझ लो। यह वह अनुपात है जो प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा के बदले आरबीआई के पास जमा करना होता है। अब कैसे समझेंगे, मान लो आप ग्राहक हो, आपने 1000 की का क्या किया, आपने सेविंग अकाउंट खुलवाए, कोई भी नियरेस्ट आपका बैंक होगा, आप सीधे आरबीआई के पास तो जाओगे नहीं, है ना, बीच में कौन बैठा है, कोई ना कोई बैंक बैठा होगा, चाहे वो SBI हो, CBI हो, XYZ DTC जो भी हो। तो आप आपने क्या काम किया, वहाँ जाकर पैसे जमा किए। मान लो आपने 1000 की यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन कराया, तो इस 1000 का 4.5% जो है, तो टोटल कितना जमा हुआ बैंक के पास में, 1000 रुपये, आपने 1000 जमा किए तो बैंक के पास 1000 रुपये, और इस 4.5% उस 1000 का, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो किसके पास जमा करेगा, आरबीआई के पास जमा करेगा। बात समझ में आ रही है। तो 1000 का 4.5% मतलब 45 रुपये कौन रखेगा, आरबीआई अपने पास रखेगी, और बाकी जो शेष 55 रुपये ये आपको छोटे छोटे जो बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक है, ये अपने पास में रखते हैं। तो ये अपने टोटल जमा का 4.5% वर्तमान में किसके पास में रखते हैं, आरबीआई के पास जमा रखते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, CRR बढ़ने से साख या नगद की मात्रा घटेगी, ठीक है। अब CRR को बढ़ाओगे आप तो साख या नगद, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी टूल्स को आप बढ़ाओगे तो आपकी साख कम हो जाएगी। इसके अलावा होता है SLR, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, मतलब इसको वैधानिकता तरलता अनुपात भी कहते हैं, इसको सिंगल लेन रिफ्लेक्स कैमरा भी कहते हैं। यह वह अनुपात है जो, अब इसको कैसे समझेंगे, अब इसको ध्यान से समझना, इसको हम परिभाषा से नहीं समझेंगे, हम इसको समझेंगे कैसे कि मान लो ग्राहक है और ये है बैंक और ये है आपका आरबीआई। तो आपने मान लो 1000 रुपये की अगर सेविंग अकाउंट खुलवाया है किसी बैंक में, तो बैंक क्या काम करेगा, उसका कुछ हिस्सा अपने पास में रखेगा और बाकी हिस्सा जो है वो कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में या प्रतिभूति के रूप में आरबीआई के पास में जमा करेगा, ठीक है। किसके रूप में, या तो कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में या प्रतिभूति के रूप में आरबीआई के पास में जमा करेगा एक निश्चित अनुपात में, ठीक। अब आरबीआई क्या होगा, इन बैंकों को क्या देगा, इस पर ब्याज देगा, क्योंकि आपने टोटल में से ये पैसा किस रूप में जमा किया है आरबीआई के पास में, या तो कैश के रूप में जमा कर दिए, या तो गोल्ड के रूप में, या प्रतिभूति के रूप में। तो ये वर्तमान में जो है, मान लो ग्राहक है, उसने 1000 रुपये जमा किया बैंक के पास, तो ये कितना 20%
टोटल अमाउंट का 20% या तो कैश के रूप में जमा कर देगा आरबीआई के पास में, या गोल्ड के रूप में जमा कर देगा, या प्रतिभूति के रूप में जमा कर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिभूति क्या होती है। तो टोटल का ये सब कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में अपने पास में रखते हैं, और आरबीआई वैसी स्थिति में इन छोटे बैंकों को इंटरेस्ट या ब्याज देता है, क्योंकि कोई भी जो बैंकिंग सिस्टम है वो लाभ या मुनाफा कमाने बैठा हुआ है। ठीक, अब वर्तमान में जो एसएलआर है वो 18% है। यहाँ पे मैंने आपको 20% के हिसाब से समझाया है, लेकिन वर्तमान में ये 18% और ये अधिकतम 40% तक जा सकता है। अधिकतम आप इसकी जो परसेंटेज है वो 40% तक रख सकते हो, मतलब 1000 का 40% आप यहाँ पर कर लो। वर्तमान में ये मान लो 1000 का कितना परसेंट है, 18, मतलब 2024 की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं रेपो रेट क्या होता है, जिसको पुनर्खरीद समझौता या पुनर्खरीद विकल्प भी कहते हैं। यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब पिताजी जो है बच्चे को क्या देंगे, अल्पकालिक ऋण देंगे। अब मान लो ये एक भिखारी बैंक है, मतलब छोटा बैंक है समझ लो, तो इस बैंक को आवश्यकता है पैसे के लिए, तो किसके पास जाएगा, पिताजी मतलब आरबीआई के पास में। तो इनने बोला कि पिताजी हमको 1 लाख रुपए चाहिए, तो फट से आरबीआई कितना देगा छोटे बैंकों को, मतलब अल्पकालिक ऋण देगा। देख मैं इतने समय के लिए तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन कितने परसेंट दूंगा, वर्तमान में 6.5%। तो वर्तमान में 6.5% इसका क्या है, मूल्य है इसका। मतलब 1 लाख रुपए अगर ले रहा है तो 1 लाख का 6.5% वो क्या करेगा, ब्याज वसूल करेगा छोटे बैंक से। भाई फ्री फोकट में तो देगा नहीं आपको अल्पकालिक ऋण। पिताजी हैं तो बच्चे को अल्पकालिक ऋण दे रहे हैं, तो उस पर वर्तमान में 6.5% का ब्याज लग रहा है। अब ट्रिपल आर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट मतलब पुनः क्रय अनुबंध, ये इसको कहा जाता है। वह ब्याज दर जिस पर बैंकों द्वारा आरबीआई को अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर बेटा जी प्रदान करेंगे पिताजी को लोन, है ना, या ऋण। तो छोटे बैंक होंगे ये अल्पकालिक ऋण किसको देंगे, आरबीआई को देंगे। और वर्तमान में कितना परसेंट है, 3.5%, मतलब 3.35% है, 3.5 नहीं बोलेंगे इसको, 3.35% है। तो आप लोग समझ गए ट्रिपल आर क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट, मतलब पिताजी को बेटा जी क्या देंगे, अल्पकालिक ऋण प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एमएसएफ, इसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। 2011 में मौद्रिक नीति में इसे शामिल किया गया, पहली बार इसको 2011 में शामिल किया गया था। मतलब मौद्रिक नीति का एक नया टूल्स है ये, जो कि 2011 में शामिल हुआ। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को शॉर्टेस्ट टर्म या अति अल्पकालिक ऋण, या इसको ओवरनाइट लोन भी कहते हैं, मतलब 48 घंटे के लिए दिया जाता है। ठीक, मतलब आरबीआई किसको देगा, ये बैंकों को ही देगा, बहुत कम समय के लिए, 48 घंटा के लिए। और वर्तमान में कितना परसेंट है, ये 6.75% है। तो इसी को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिर है ओएमओ, इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी क्या होता है, इसके तहत गवर्नमेंट, है ना, इसके तहत क्या करेगी जो गवर्नमेंट है, सिक्योरिटीज़ या सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में खरीदा और बेचा जाएगा। मतलब इसके तहत जो गवर्नमेंट की जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उसको मार्केट में या तो खरीदा जाएगा या तो बेचा जाएगा। अब सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, इसमें ट्रेजरी बिल आते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र आता है, बॉन्ड आता है। आपने अपने घरों में पहले देखा होगा कि बॉन्ड लोग खरीदते थे, है ना। मतलब बैंक ग्राहक को अगर बॉन्ड देता है तो क्या काम करेगा, वो ग्राहक से पैसा लेगा, ठीक है। और जब वो बेचेगा, जैसे मान लो इसको ऐसे समझो, आरबीआई है, आरबीआई ने ग्राहक को अगर बॉन्ड बेचा, ठीक है, आरबीआई ने ग्राहक को बॉन्ड बेचा, क्यों बेचा, क्योंकि आरबीआई को पैसे की ज़रूरत थी या बैंकों को पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने क्या काम किया, अपने बॉन्ड को बेचा। और बॉन्ड को जब बेचेगा तो ग्राहक से उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। मतलब बैंक के पास में पैसा आएगा और वो बैंक उस पैसे को कहीं किसी विकास कार्य में या कहीं सरकार को दे देगी या कहीं उसको मार्केट में खर्च करेगी और उस पर फिर ब्याज खाएगी, ठीक है। तो बैंक एक प्रकार के साहूकार भी होते हैं, ठीक है, आप इतनी बात जान लो। सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेजरी बिल है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, बॉन्ड है, सभी शामिल होते हैं। इनको बेचा और खरीदा जाता है, जिससे मार्केट में क्या काम किया जाता है कि आपकी नगद को बढ़ाया जाता है या तो फिर नगद को घटाया जाता है, ठीक है, समय समय पर। इसके अलावा गुणात्मक उपाय क्या क्या है, अभी तक हमने मात्रात्मक उपाय देखे, 7 प्रकार देखे, अब गुणात्मक उपाय देते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कर्ज का कोटा तय करना, मतलब वरीयता प्राप्त क्षेत्रों के अनुसार, मतलब जो क्षेत्र वरीयता क्रम में सबसे ज़्यादा हैं उनको किस हिसाब से कोटा देना है, वो मतलब उसके हिसाब से वहाँ कोटा तय होगा। जैसा उनका वरीयता क्रम होगा, जैसे उनकी हैरार्की होगी, उस हिसाब से उनका कोटा तय होगा कि जो सबसे ऊपर है उसको ज़्यादा, फिर उसके नीचे उसको कम, फिर उसके नीचे उसको कम। मतलब
उसके हिसाब से ये सेट होता है। फिर होता है विभेदात्मक ब्याज दर, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग ब्याज दर। हमारे पास में 3 क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र। तो सबके लिए अलग अलग होगा ब्याज दर, है ना, सबके लिए अलग अलग ब्याज दर पर उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आते हैं। अब प्रतिभूति क्या होती है? प्रतिभूति एक प्रकार का वित्तीय साधन है जिसमें कुछ मौद्रिक मूल्य होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मौद्रिक मूल्य होगा या कुछ ना कुछ उसकी कीमत होगी, जिसे किसी संस्था द्वारा बाजार में व्यापार हेतु पेश किया जाता है। या हम लोग ये कह लें स्वामित्व या ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। बेचोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि मार्केट में नगद को अगर बढ़ाना है, कम करना है, तो आप ये प्रतिभूतियों का सहारा ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है और बचत पत्र जारी करती है, बहुत सारी चीज़ें जारी करती हैं, लोगों को बेचती है, पैसा उनसे लेती है, फिर पैसा वापस करती है और अपना बॉन्ड को वापस ले लेती है। तो इस तरीके से मार्केट में कितना पैसा छोड़ना है, कितना पैसा वापस लेना है, तो इन प्रतिभूतियों का भी सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आरबीआई के काम थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।